में एक सैटेलाइट टर्मिनल डेवलप करना चाहिए और मुझे आज खुशी है कि उसकी पूरी डिज़ाइन। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। NRC आए या ना आए, ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत ने अब हिंदुस्तानी मुसलमानों को गैर हिंदुस्तानी और गैर कानूनी साबित करने पर तुली हुई है। बताया जाता है कि पुराने शहर के तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे अफराद को जिनके पास आधार कार्ड हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई दफ्तर से नोटिसें जारी की गई हैं, जिसमें उनसे 20 फरवरी को 11 बजे दिन मेगा गार्डन रॉयल कॉलोनी बालापुर पर अपने हिंदुस्तानी होने के दस्तावेजात के साथ हाजिर होने की हिदायत दी गई है। बताया जाता है कि बाद नामालूम अफराद की शिकायत पर यह नोटिसें जारी की गई हैं। इस सिलसिले में IND टुडे के नुमाइंदे ने डिप्टी डायरेक्टर अनीता बंद्रू से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो इस केस पर बातचीत करने की मजाज नहीं है। चुनाचे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी हैदराबाद NS दीपू से रब्ता पैदा किया गया। चुनाचे उन्होंने भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया और अपने चैम्बर से चले गए। आधार कार्ड जारी करने वाले इस इदारे की नोटिस से शहरियों में बेचैनी पाई जाती है। इसी दौरान तेलंगाना एडवोकेट्स की स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऐसे परेशान हाल लोगों की हर मुमकिन कानूनी इमदाद करने का पेशकश किया है। एक्शन कमेटी के कन्वीनर वलीउर रहमान ने बताया कि आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं है तो फिर उससे मुतालिक दस्तावेजात की तलबी मानखेज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफीकुद्दीन, अफजलुद्दीन दखनी और दूसरे भी मौजूद थे। मेंबर्स का और खुसूसन जैसा कन्वीनर साहब ने अभी कहा है कि हाल ही में UNID अथॉरिटी जो ये अथॉरिटी आधार कार्ड का इशुएंस करती है, ये अथॉरिटी आधार कार्ड का वेरिफिकेशन और आधार कार्ड का रेक्टिफिकेशन करेक्शन जो भी होता है, ये एक अथॉरिटी है जिसको हम UIDAI बोलते हैं। हाल ही में हमें ये इतलात मिली है कि ये अथॉरिटी ने शहर में खुसूसन हैदराबाद में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 1000 नोटिसेस ऐसे शाये किए हैं जिस नोटिसेस में कुछ आधार कार्ड में वेरिफिकेशन, आधार कार्ड में क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। खुसूसन इसमें ये नोटिसेस में हर नोटिसेस में ये बताया गया है कि आप ये जो आधार कार्ड होल्डर है जिसको नोटिस मिली है अराउंड 100 आदमी 1000 आदमी हैं, जिसमें ये क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है। ये नोटिस आपके ज़ेरे गौर रखता हूँ मैं। ये नोटिस में ये सवालात भी किए गए हैं कि आप आधार कार्ड के होल्डर से ये कुछ शिकायत आई है, इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप आपकी शहरियत का प्रूफ दीजिए, आप किस तरह से भारतीय शहरी है इस चीज़ का प्रूफ सबमिट कर दीजिए। 20 तारीख को ये आधार कार्ड के होल्डर्स, ये नोटिस होल्डर्स को बुलाया गया है बालापुर के एक फंक्शन हॉल में। अगर ना आने की सूरत में एक तरफा फैसला कर और डीएक्टिवेशन किया जाता है, इस नोटिस में बताया गया है आधार कार्ड की नोटिस। क्योंकि एक तरफा फैसला और कोई एक फंक्शन हॉल में बुलाना, इंक्वायरी एक इस तरह से करना जिसमें लोगों को शायद ही कई लोगों को नोटिस मिली है, शायद ही लोगों को किस चीज़ का कम्युनिकेट नहीं हुआ है। लेकिन हम अथॉरिटी का दूसरे कामों पर हम मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। हम ये अथॉरिटी जो आधार कार्ड अथॉरिटी है उसको हम ये सवाल कर रहे हैं खुसूसन और स्पेसिफिकली आपकी नोटिसेस में एक सिटीज़न को अपनी शहरियत प्रूफ करने के लिए दस्तावेज़ फराहम करने की डिमांड करते हैं, जो कि खुसूसन सुप्रीम कोर्ट का जो आधार कार्ड के ऊपर जजमेंट है, ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह से किसी शहरी को आधार कार्ड के बिना पर शहरियत का मुतालबा प्रूफ तलब करना, ये हम खुसूसन ये गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है। और दूसरी चीज़, जबकि जैसा कन्वीनर साहब ने बताया है कि ऑलरेडी एक शहरी, भारतीय शहरी लोग
NRC, NPR और CA पर इतना कन्फ्यूजन है, ऑलरेडी ये कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं, कयास है, लोगों में परेशानी है, कई लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं CA NRC पर। इसमें ये घी डालने का काम कर रही है, ये आग में घी डालने का काम कर रही है। ये क्लैरिफाइड नोटिस नहीं है। हम चाहते हैं कि UNI अथॉरिटी ये क्लैरिफाई करिए, क्योंकि UNI अथॉरिटी के पास स्कोप नहीं है, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है कि किसी की शहरियत के ऊपर सवाल करे। शहरियत के लिए दूसरे कानून है, फॉरेनर्स एक्ट है या फिर पासपोर्ट एक्ट है, ये दूसरे सिटीजनशिप एक्ट है, वो उसका स्कोप वो है। हम चाहते हैं कि UNI अपने हुदूद में काम करे। हुदूद ये है कि उनके आधार कार्ड कैसा इशू हुआ, क्यों इशू हुआ, क्या नाम है, क्या करेक्शन है, मगर कि आप नोटिस में ये नहीं पूछ सकते कि आपकी शहरियत का प्रूफ क्लेम करिए। ये संजीदा नुकसान मामला है। शहरियत हमारा एक पैदाइशी हक है, और इस शहरियत पे आप एक शहरी को बोल रहे हैं कि आप शहरियत के साबित करो, ये चीज़ क्या है? बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं सिटीजन्स। ये क्लैरिटी करे, खुसूसन सेंट्रल गवर्नमेंट के कवर में आती है ये UNI अथॉरिटी, ये क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है, डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर। और दूसरी चीज़, हम रियासती हुकूमत तेलंगाना की इससे भी फरियाद करते हैं कि दरख्वास्त करते हैं कि ये कन्फ्यूजन UNI अथॉरिटी इससे कोऑर्डिनेट करके ये कन्फ्यूजन क्लियर करे कि ये UNI अथॉरिटी आधार कार्ड एक्ट के हिसाब से किसी शहरियत का सवाल नहीं कर सकती। अगर शहरियत का सवाल दूसरा मामला है और आधार कार्ड में करेक्शन रेक्टिफिकेशन का दूसरा मामला है। आधार कार्ड रेगुलेशन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, जिसमें अगर आधार कार्ड कोई फेक बनाता है तो उसके लिए कानूनी इक़दाम लेने का प्रोविज़न है। कोई आधार कार्ड का एड्रेस गलत देता है तो उसके लिए कानूनी इक़दाम करने का प्रोविज़न है। लेकिन आधार कार्ड के ज़रिए किसी की शहरियत को सवाल करना संजीदा सवाल है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम चाहते हैं कि, और खुसूसन जैसे कन्वीनर साहब ने कहा है, तेलंगाना एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी जो ऑलरेडी हम CA NTCA प्रोटेस्टर को कानूनी इमदाद कर रहे हैं, कानूनी मदद कर रहे हैं, लीगल एड दे रहे हैं, वो इस तरह से हम ऐसे भी मसाइल को हम फ्री लीगल एड देंगे। और JAC ने डिसाइड किया है कि क्योंकि वकील एक सोसाइटी का एक जिम्मेदार शहरी होता है, एक MUS क्यूरी होता है, क्योंकि वकील एक समाजी जिम्मेदारी लेते हुए हम वकला वहाँ पे पहुँचेंगे और अथॉरिटी से हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। हम चाहेंगे कि ये चीज़ क्लैरिटी अथॉरिटी भी दे, और वहाँ पे अवाम में जो भी दुश्वारियाँ आ रही हैं, लीगल एड हम बराबर करेंगे, फ्री लीगल एड जिस तरह से भी होता है। थैंक यू। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 4 अरकान पर मुश्तमिल टीम ने आज हैदराबाद का दौरा किया और रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया। सदर-ए-नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के इस्लाहात के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि मुतवल्लियों में चंद ही ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ इमलाक को बेच दिया है और हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मोहम्मद सलीम ने अकाफी जायदादों को तरक्की देने
सेंट्रल वक्फ काउंसिल से फंड हासिल करने की बात की। मोहम्मद सलीम ने बताया कि बहुत जल्द मुतवल्लियों की एक रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक्किद होगी, जिसमें बेहतरीन मुतवल्ली को इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान नौशाद, मुनव्वरी, हनीफ अली और दरख्शां के अलावा मौलाना अकबर निजामुद्दीन के बशमूल शहर के सरकर्दा मुतवल्लियान भी मौजूद थे। हमारे मुतवल्ली साहबान बुलाए हैं क्योंकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर्स आए हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना टाइम निकाल कर सब अलग अलग स्टेट से आए हैं, और हमारे मुतवल्ली साहबान को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग कीमती टाइम निकाल कर आए, और हमारे ऑफिसर्स सबको अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है, यहीं पर नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मंशा वक्फ के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड को अगर चलेगा तो जो है ना कोई गरीब मुसलमान नहीं दिखेगा, क्योंकि आज इतने प्रॉपर्टीज है तो इसमें जो है ना सब मुतवल्लिस को नहीं बोल सकते हम, इसमें अच्छे मुतवल्लिस भी है, इसमें बाज मुतवल्लिस जो है ना लैंड्स को बेच चुके हैं, तो वैसे मुतवल्लिस भी मेरे पास आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जैसा कि बहुत से चीजें हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज को जो है ना हमको मद्देनजर रखते हुए बराबर जो अच्छे मुतवल्लिस है हम बिल्कुल उनका एहतराम भी करना है, उनके लिए जो सपोर्ट हो सकती वक्फ बोर्ड से, सेंट्रल वक्फ काउंसिल से हम बराबर हम चल के करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़के जो भी मराहत है अपन बराबर दिलाएंगे। तो जहां मिसमैनेजमेंट हो रहा है वहां पर बराबर एक्शन लेने का वक्फ बोर्ड को राइट्स है, इख्तियार है ना? हाँ, मिसमैनेजमेंट नहीं है तो बराबर हम आपके साथ है, हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। वक्फ फंड बराबर है, हर चीज बराबर है, जैसा रूल्स के हिसाब से सब चल रहे तो बराबर वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से साथ देगा, और इंशाल्लाह ताला मेंबर्स भी हमारे साथ देंगे। मेंबर्स भी अच्छे हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर ऐसा गलत हिसाब में नहीं है, सब लोग मिलके जो है ना हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से भी हमारे नौशाद साहब है, हमारे मुनव्वरी मैडम है, और हनीफ अली साहब है, और आप हमारे दरख्शां मैडम है कश्मीर से, आप ऑनरेबल मेंबर है आप भी, और हमारे अनवर बेग साहब है, सीईओ साहब है, हम लोग सब मिलकर, और भी हमारे जितने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स है, और हमारे केसीआर साहब से, जिस चीज से भी आप लोगों को जो सपोर्ट होना है बराबर हमारी सपोर्ट रहेगी, पुलिस की सपोर्ट, हर चीज की, एमआरओ की, आरडीओ की, कलेक्टर की, जहां भी है आप लोग आके बोलिए, बराबर हमारा डिपार्टमेंट साथ जाएगा। जिस चीज से काम लेना है बराबर लेंगे अपन। अगर हमारे नॉलेज में नहीं है, आप लोग कहने कुछ तकलीफ हो रही है आप लोगों को, तो हमको मालूम नहीं होता। जब तक डॉक्टर के नहीं गए तो उन्हें जब तक उन्हें दवा नहीं देता, आपको टैबलेट्स नहीं देंगे उन्हें, आप जाके कंप्लेंट करेंगे ये बोले तो बराबर आपके साथ है हम बराबर। जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो हम छोड़ने का सवाल ही नहीं है, समझे आप? वक्फ बोर्ड में यही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जगह जो है ना प्रॉपर्टीज बेच चुके हैं, मतलब मालूम भी नहीं है वक्फ बोर्ड की नॉलेज में भी नहीं है। वो बाद में पब्लिक आके कंप्लेंट करी तो मालूम होता कि ये चीज बेच चुकी है बोल के। मैं गुजरात भी गया था भाई, हमारे सीएम से भी मिला गुजरात के, फिर मैं जो है ना दिल्ली भी गया, मैं केजरीवाल साहब से भी, और भी लोगों से जो है ना ये वक्फ के मामले में मैं भी फिर चुका हूँ। मैं कर्नाटक में भी जब रोशन बेग वगैरह मिनिस्टर थे, जब कांग्रेस के टाइम पे, उस टाइम पे भी गए। मैं भी 2001 से 4 तक चेयरमैन रहा मैं, उस टाइम पे अकबर भाई भी थे, अकबर निजामुद्दीन साहब भी थे। फिर उसके बाद में जब गवर्नमेंट चले गई, कांग्रेस की आई, तो हम रिजाइन करके चले गए। फिर अभी केसीआर साहब जो है ना बुला के हमको बोले नहीं आप एक ऑनेस्टली काम कर रहे, बोले तो मैं ठीक है बोला मैं, क्योंकि यहाँ पर इतने प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अब यहाँ तो केसीआर साहब को हम बोल के जो है ना पुलिस को जो है ना पर्सनली हम लोग जो है ना काम लेते हैं, मतलब जहां भी कुछ है तो हम पुलिस को भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और आरडीओ, एमआरओ, कलेक्टर सबकी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना वो चीज को हासिल कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी, महमूद अली साहब है होम मिनिस्टर, उनको भी हम उसमें इन्वॉल्व करके उनसे भी सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी इस वक्त पहले नहीं थी, एक अलग बात है। अभी केसीआर साहब की गवर्नमेंट बनने के बाद केसीआर साहब की सपोर्ट अभी है हमारे, क्योंकि जहां जहां पर लैंड इंक्रोचमेंट हो रही वहां पर पुलिस जो है ना, पहले चेयरमैन का फोन कहा तो कोई लाइट ले लेते थे, कोई अहमियत नहीं थी। अभी हम फोन करने के बाद एक्टिव हो जा रहे हैं लोग, पुलिस भी हमको सपोर्ट कर रही, कलेक्टर भी, आरडीओ भी, बात जगह नहीं कर रहे,
तो उसके ऊपर हम जो है ना और ऊपर के ऑफिसर को या मिनिस्टर को बोल के हम वो चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बात जगह क्या है, स्टे ला ले रहे, कोर्ट के ऑर्डर्स है, तो वहां पर पुलिस भी मजबूर हो जाती, हम भी मजबूर हो जाते नहीं, मगर इंशाल्लाह ताला सब मिलकर मुतवल्ली साहिबान का भी सपोर्ट रहा और वक्फ बोर्ड का सब मिलकर कोऑर्डिनेशन से वक्फ प्रॉपर्टियों को डेवलप करने के लिए जो ना मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मुतवल्ली साहिबान के साथ हैं पूरी तरीके से। हमारी बोर्ड की सपोर्ट है पूरी, मेरी अकेले की नहीं, पूरा बोर्ड, अकबर साहब, हमारे हरपति साहब, हम लोग सब मिलके आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ भी है प्रॉब्लम आप वक्फ बोर्ड से रुजू हो जाइए, बराबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी सपोर्ट लेंगे, हमारे मिनिस्टर साहब का भी सपोर्ट लेंगे, हमारे मेंबरों का भी सपोर्ट लेके, ऑफिसरों का सपोर्ट लेके बराबर वक्फ बोर्ड आप लोगों के साथ है, जो अच्छा काम करने वाले बराबर साथ देंगे। और जब तक बोर्ड है बराबर आप लोगों के साथ है, बोर्ड नहीं भी है तो हमारी राइट जब तक है हम आपको सपोर्ट करेंगे माशाल्लाह। और अच्छे मुतवल्लियों को अवार्ड देने वाले हैं, जिसका प्रम पेमेंट है, वक्फ फंड वगैरह हर चीज, कोई केसेस नहीं है उन लोगों पे, तो वैसे लोगों को जो है ना नेक्स्ट जब भी ये कॉन्फ्रेंस हुई तो उस टाइम पे अवार्ड दिया जाएगा। तो उससे पहले हमारे पास सीओ साहब आप भी जो है ना इस पे देखकर इसका पूरा डिटेल निकाल के किसका प्रम पेमेंट है क्या है, क्योंकि हमारे दो मुतवल्ली नुमाइंदे हैं हमारे बोर्ड के, उन लोगों को लेके बैठ के आप जो है ना उसको वर्कआउट करके जो है आपको नामा अपन सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भेजाएंगे। नहीं खुला है, वैसा कुछ भी नहीं है। जब भी जरूरत है या तहसीलदार रहते हैं यहाँ पर, नहीं गवर्नमेंट की नाले A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने कहा है कि MMTS के दूसरे मरहले का काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और रियासती हुकूमत से अपील की कि वो अपने हिस्से की रकम तरजीह असास पर अदा कर दे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2020 और 21 के बजट में वजारत रेलवे ने 2000 करोड़ रुपये तेलंगाना के लिए मुख्तस किए हैं। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने, जो इस तकरीब में मौजूद थे, शिकायत की कि मरकज जुनूबी हिंद की रियासतों को दरकार फंड फराहम नहीं कर रहा है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और दूसरे भी इस तकरीब में शरीक थे। 15 जून 2018 को मेरा सौभाग्य हुआ था कि जब मैं सिकंदराबाद करीब 11 नए प्रोजेक्ट्स के लिए आया था। मुझे आज वो दिन अभी तक याद है। उस समय मुझे लगता है प्रभाकर गारू या MLA हुआ करते थे उपल से। प्रभाकर गारू ने मुझे वहां से, मैं शायद उस तरफ था, दूसरी तरफ था, मुझे इंसिस्ट किया कि ये चेल्लापल्ली का प्रोजेक्ट आपने जल्द से जल्द देना चाहिए। चेल्लापल्ली में एक सैटेलाइट टर्मिनल डेवलप करना चाहिए और मुझे आज खुशी है कि उसकी पूरी डिज़ाइन, उसका पूरी अप्रूवल सब कुछ होने के बाद आज हम फाउंडेशन स्टोन ले करने आए हैं। इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए लगेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ रुपए इस चेल्लापल्ली सैटेलाइट टर्मिनल में लगेंगे। इसी के साथ साथ
लिंगमपल्ली स्टेशन जो वेस्ट साइड में है उसको भी एक टर्मिनल स्टेशन के लिए डेवलप किया गया है। इसके साथ अगर आज आपने नोटिस किया हो तो एक कुछ प्रोजेक्ट्स हमने आंध्र प्रदेश के भी और कुछ तेलंगाना के और प्रोजेक्ट्स का भी आज उद्घाटन किया। ये एक प्रकार से एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है रेलवे की वर्किंग के बारे में। कई बार हमारे माननीय सांसद, तेलंगाना के विधायक, मंत्री मेरे पास आते हैं और अलग अलग प्रकार से हर एरिया के बारे में चिंता करते हैं, हर एरिया की नई नई डिमांड्स रेज करते हैं और जहाँ तक हो सकता है मैं उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ जहाँ हो सके, जहाँ जहाँ संभव होता है उसको काम शुरू करने की पूरी संभव कोशिश करता हूँ। लेकिन भारतीय रेल पूरे भारत की है, एक रेल है, जोन में जरूर बटी हुई है पर वो जोन्स कोई राज्य के हिसाब से कभी बटते नहीं, वो ऑपरेशनली बटते हैं अलग अलग क्षेत्र में। और मेरा मानना है कि आज एक हमने एक अच्छा संदेश दिया कि जो जोनल रेलवे का आज हम यहाँ पे कार्यक्रम करने आए हैं, जो साउथ सेंट्रल रेलवे के कार्यक्रम आज कर रहे हैं, ये जोनल रेलवे दोनों आंध्र और तेलंगाना में फैली हुई है। इसलिए हमने तय किया कि दोनों कार्यक्रम हो सकते हैं, करने चाहिए और एक शुभ संदेश जाना चाहिए कि देश एक है, देश में हर जगह पे विकास होना चाहिए। और उसी विकास के कड़ी में आज मैं सिकंदराबाद आया हूँ। कैसे ट्रैफिक ईज करना, कैसे गरीबों को, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, उनका सफ़र आसान हो, उनका जो सफ़र है सुविधाजनक हो, सुगम हो, ये हमारी लगातार प्रयास रहती है। और आपने देखा होगा सिकंदराबाद स्टेशन कैसे साफ सुथरा रहता है, कितना उसमें सफाई रहती है। आजकल ट्रेनों को भी सफाई पे बहुत जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ आज 427 रेलवे स्टेशंस पे वाईफाई की सुविधा का भी शुभारंभ डेडिकेट कर रहे हैं, उसको देश को समर्पित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये देश के हर वर्ग के नागरिक इसको इस्तेमाल करते हैं। लगभग 19 लाख लोग, 19 लाख पीपल इन वाईफाई की सुविधाओं को ये 427 स्टेशन में पिछले महीने यूज किया है उन्होंने। और सिकंदराबाद का अगर देखें तो देश में चौथा स्थान है सिकंदराबाद, जो वाईफाई यूज होते हैं अलग अलग स्टेशन पे, उस पर 4th पोजीशन सिकंदराबाद वाईफाई की। ये दर्शाता है कैसे वाईफाई लोगों की सेवा में आ रहा है, कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाईफाई को और कैसे इसका लाभ तेलंगाना की जनता को मिल रहा है। एक विषय मेरे मित्र कृष्णा रेड्डी गारू ने रेज किया MMTS का। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि फेज 1 MMTS का पूरा हो गया और अभी तक सेंटर ने लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक MMTS में लगा दिए हैं। ये MMTS जॉइंट प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। मेरा अनुरोध है माननीय श्रीनिवास गारू से कि जो स्टेट का शेयर इस MMTS में आना बाकी है, लगभग 400-450 करोड़ रुपया, अगर वो जल्दी से रिलीज हो जाए तो हम MMTS फेज 2 के काम को और तेज गति से बढ़ा सकेंगे। उसका कुछ हिस्से में पटरी लगाने का काम अभी भी चालू है, RVNL वो काम कर रही है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है मौलाली से सनत नगर का, उसका काम रुका हुआ है और मेरा अनुरोध है अगर राज्य सरकार उसके लिए जल्द से जल्द उनका जो निर्धारित शेयर है वो निर्धारित शेयर रिलीज कर दे तो हम उसको भी और तेज गति से काम शुरू कर सकते हैं और तेलंगाना के लोगों को
मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट पैसे की वजह से कभी अटकेगा नहीं। केंद्र सरकार का शेयर, केंद्र सरकार की जो लागत लगनी है उसको हम कभी भी पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। आपने श्रीनिवास गारू वो बजट आइटम की बात की, शायद आपके वित्त मंत्री से आप अगर चर्चा करें तो आपको ये बता पाएंगे। बजट में लाइन आइटम्स दिए जाते हैं सो दैट वो लाइन आइटम में जब भी पैसे की आवश्यकता हो तो सरकार उसको प्रोवाइड कर सकती है। पहले के सिस्टम में रेलवे हर लाइन आइटम में पैसा निर्धारित कर देती थी, पर अगर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सपोर्ट नहीं मिले, समझो किधर लैंड नहीं उपलब्ध हो, किधर राइट ऑफ वे ना मिले, जैसा मैंने अभी बताया MMTS 2 में अगर राज्य सरकार अपना शेयर नहीं दे तो पैसा लैप्स हो जाता है। तो पैसे का इस्तेमाल एक लाइन आइटम से दूसरे लाइन आइटम में करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने जब मैं रेल मंत्री बना, अब एक उसको लाइन आइटम्स को तो जरूर रखा है, लेकिन कितना पैसा किस प्रोजेक्ट में लगेगा वो उस पर निर्धारित होगा कि कौन सी स्टेट हमें सहयोग करती है, जमीन उपलब्ध कराती है, राइट ऑफ वे देती है, सहयोग देती है, अपना शेयर प्रोवाइड करती है, तो उधर में पैसा अधिक दे सको। इसके लिए हमने आइटम वाइज उसको बंच करके बजट में पेश किया है। तो मेरा अनुरोध है कि तेलंगाना जितना ज़्यादा हमें ज़मीन अधिग्रहण करने में, लैंड एक्विजिशन में सहयोग दे, जितना ज़्यादा अपना कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर दे प्रोजेक्ट्स में, मैं आपको आज इस खुले मन से विश्वास दिला के जाता हूँ कि कभी भी केंद्र सरकार से पैसे की कमी के कारण आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। और ये मैं लगभग देश में हर राज्य में जाके कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ या मैं तेलंगाना में कर रहा हूँ। मैंने यही बात हाल में कलकत्ता में कही, पश्चिम बंगाल के लिए, और देश भर में जो राज्य सरकार मदद करे उस राज्य में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगा पाए, ये हमारा लगातार प्रयास रहता है। फिर एक बार आज के शुभ अवसर पर मैं अपने तेलंगाना के भाई बहनों को, राज्य सरकार को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सिकंदराबाद हैदराबाद के नागरिकों को और मेरे कर्मठ, डिलीजेंट, बहुत मेहनत करने वाले रेल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, RPF के हमारे भाई बहनों को, सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, जो दिन रात मेहनत करके देश भर में सुविधाओं को सुधार रहे हैं, देश भर में तेज गति से विकास कर रही है रेलवे, और दिन रात काम करके इतने अच्छे तरीके से रेल की सेवाएं दे रही है जनता को। आपको मैं नमन करता हूँ, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।